लेकिन अमीर बाप की बेटी सृष्टि पर उसकी माँ जान छिड़कती। मेरी बेटी कितनी प्यारी है, भगवान सबको सृष्टि जैसी बेटी दे। सृष्टि धीरे धीरे बड़ी होती है। एक दिन सृष्टि की सहेली कहती है, तू दिखने में कितनी अजीब सी है, लेकिन मैं जानती हूँ हम सब में सबसे अच्छी शादी तो तेरी ही होगी। तेरे पापा अमीर जो है। और बता नहीं सकते यार, दहेज तो हर कोई देता है, ये क्या ज्यादा ले जाएगी अपने पति के लिए? अरे बड़े शहर में कोठी है इसके पापा की। अरे पापा की है ना, कौन सी इसकी है? इसकी होती तब तो कोई भी लड़का इससे शादी कर लेता। अरे पापा की मतलब पापा की है तो मेरी ही है ना? किसने कहा? अब तेरी तो तब होगी ना जब तेरा भाई ना हो। वैसे भी शादी के बाद सारी प्रॉपर्टी भाई के नाम होती है। सृष्टि समझ जाती है कि उसे किसी भी हालत में माँ बाप की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करना है, लेकिन कैसे? एक दिन सृष्टि का भाई शीनू कहता है, बहन क्या कर रही है? तुझसे एक बात करनी है। अरे हाँ हाँ करना, मैं तो तेरी बहन हूँ। बहन मेरी लाइफ में ना एक लड़की है, बहुत अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ माँ और पापा से बात करूँ शादी के लिए। सृष्टि को समझ में आ जाता है कि भाई की शादी होते ही भाभी उसे एक दिन भी घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या बात है भाई, बताना कौन है वो? यार वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, मेरे साथ जॉब भी करती है। बस एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है भाई? यार वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके माँ बाप दहेज नहीं दे पाए। सृष्टि ये सुनकर न जाने क्यों खुश हो जाती है। अरे भाई तो क्या हुआ, लड़की तुझे तो पसंद है ना? शीनू को लगता है कि बहन उसे समझ रही है। वो इस बात से अनजान होता है कि उसकी बहन की मंशा पूरा घर हड़पने की है। सृष्टि अपनी माँ से कहती है, मम्मी मुझे तो बहुत चिंता है, पता है शीनू क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है, वो तो काम पर जाता है और वापस घर आता है। नहीं ना माँ, वो यही तो नहीं कर रहा, बाकी सब कर रहा है। आपको पता है उससे प्यार है, और वो भी एक शादीशुदा लड़की से। हैं? ये क्या हो गया? मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे तेरे पापा तो यही कहेंगे कि मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। माँ देखो, मेरी बात मानो, पापा पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताओ, पापा इतनी देर घर के बाहर रहते हैं क्यों, बोलो? अरे बेटा वो तो नौकरी करते हैं ना। तू बहुत भोली है माँ, पापा का ऑफिस तो 7 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन देखो कितनी देर से आते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सृष्टि माँ को एक औरत से बात करते पिता की फोटो दिखाती है। देखो माँ कैसे हैं पापा, मैं ना कहती थी कि पापा सही नहीं है। मैं तेरे पापा से बात करूंगी, दे फोटो मुझे। ओ माँ, वो तो डिलीट हो गई। लेकिन चल, तूने तो देख लिया ना, पापा से बाद में बात कर लेना, और हाँ मेरा नाम बिल्कुल मत लेना। हाँ माँ। अब क्या था, सृष्टि के माँ और पिता के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। एक दिन, माँ सृष्टि के लिए एक लड़का देखा है, वो लोग शाम को उसे देखने आने वाले हैं। और हाँ माँ, एक खुशखबरी, मैं और पापा मिलकर एक नया बिजनेस ट्राई कर रहे हैं। शाम को लड़का आता है, सांवले रंग का। सृष्टि को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लड़की की माँ कहती है, लड़की का चेहरा तो कोई खास नहीं, लेकिन अगर मेरे बेटे को आप लोग सेटल कर दें तो मैं उसकी शादी आपकी बेटी से करवा दूं। सृष्टि को लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे भाई पर गुस्सा आ जाता है। लड़के वालों के जाने के बाद कहती है, माँ देखा शीनू मेरे लिए कैसा लड़का लेकर आया, न दिखाने लायक न सुनने लायक, सेटल भी नहीं, वो भी हम करे। अरे माँ मैं जानती हूँ ये मेरी शादी किसी भी घर में क्यों करवाना चाहता है।
अरे कैसी बात कर रही है बहन? तूने तो देखा ना, लड़के को मैंने ही मना कर दिया तुझसे शादी के लिए। जिसने लड़का बताया था उसने उसकी बहुत तारीफ की थी। बात आई गई हो जाती है, लेकिन सृष्टि का मन शांत नहीं होता। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी शादी हो गई तो ये लोग पूरी प्रॉपर्टी शीनू के नाम कर देंगे, मेरे हाथ तो कुछ लगेगा ही नहीं। तभी सृष्टि को आइडिया आता है। वो किसी वकील को फोन करती है। जी देखिए, अगर आपके मम्मी पापा का तलाक हो जाता है तो आपके पिता की आधी प्रॉपर्टी आपकी माँ के नाम हो जाएगी, फिर उसे वो किसी को भी दे सकती है। सृष्टि अब माँ को बेटे के खिलाफ भरती है। माँ, शीनू पर नजर रखा करो, वो जिस लड़की के प्यार में है ना वो शादीशुदा है। यहाँ आएगी, सारा पैसा रुपया जमीन जायदाद सब हड़प लेगी। पापा का भी हाल तुमसे छुपा नहीं है। ऐसा ना हो कि मैं और आप एक दिन सड़क पर भीख मांगे। हे भगवान, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी अगर ऐसा हो गया तो। ऐसा हो गया नहीं माँ, ऐसा ही होगा। अभी समय है, आगे का सोच लो। मैं तो कहती हूँ पापा से आधी प्रॉपर्टी लेकर अलग हो जाओ। पापा की आधी प्रॉपर्टी भी हम लोगों को अगर मिल जाती है ना तो अगले 7 जन्म सफल समझो। बेचारी माँ बेटी के कहने पर पति से तलाक लेकर अलग हो जाती है। सृष्टि अब पैसों से गाड़ी और अपने दूसरे महंगे शौक पूरे करने लगी। उसके दोस्त भी उसके पैसे इस्तेमाल करते। सृष्टि, कल तुम कहाँ थी? मैं सारा दिन घर पर अकेली थी। तो मैं क्या करूं? मैंने ठेका तो नहीं लिया है ना तुम्हें संभालने का। माँ को सृष्टि से ये उम्मीद नहीं थी। वो बैठकर रोने लगती है। वहीं उसका पति यानी कि सृष्टि के पिता आ जाते हैं। मैं जानता था कि तुम्हारा यही हाल होगा, तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं रोकता तो तुम रुकती क्या? सृष्टि के कहने पर तुमने मुझ पर अपने बेटे पर शक किया, लेकिन तुम ये भूल गई कि कैसे हम दोनों ने मिलकर जीवन में इतना सब खड़ा किया। माँ पति के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया। कोई बात नहीं, तुम साथ हो तो मैं ऐसी 7 प्रॉपर्टी खड़ी कर दूंगा। तभी वहां सृष्टि आ जाती है रोते हुए। माँ, मयंक ने मुझे छोड़ दिया। वो बोल रहा था जब तक मेरे पास पैसे थे तब तक ही वो मेरे साथ था। पापा, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो, अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा, मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है।
जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू रीना है। माफी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौते बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफी समझदार लगती हो और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं। एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं, कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ।
आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी, अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ, जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है, लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग। ओ मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना, आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन, ना मैं पैदल जाती हूँ, ना ही यहाँ टांगा मिलता है, मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में 2 बार। यही तो खास बात है शहर की, यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी, और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूँ, बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी, फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी, इसलिए बेटा। शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर बा, मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर। अब तो खुश ना? हाँ माँ, बहुत खुश। आप देखना मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे, उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे। और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर, वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा, शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी, अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था, भुगतो अब। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि। माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ, और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी, आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ चल, तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने?
मार्केट तक ही तो जाना है। इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां और चेहरे पर इतना सारा पाउडर। मेरी बहन, ऐसे नहीं चलेगा। जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसे, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था। और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइनें ना ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने। सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी। अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है, पीसीओ। यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं सिक्का डालकर। ओ, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे, ये लंबी लंबी सेवइयाँ खाते कैसे हैं दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ। अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज, और लिटिल प्याज और अचार और मूली और एक गिलास मट्ठा, वो बाद में। हाँ, अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी, मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पेट खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते देख, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खेलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे, ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झंझनाहट होती है। दीदी, मुझे ले चलो यहाँ से। मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो हैं ही, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहाँ भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। आप गांव ही ले चलिए मुझे। ताकि है बचपन से ही घर में ये एहसास दिलाकर पाला गया कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, रोज ऑफिस में देर पहुंचता हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन आपका सारा खाना पैक और तैयार भी है। अरे जबान जितनी चलाती हो उतना अगर हाथ चलाती ना तो शायद घर को अच्छे से मैनेज कर पाती। क्या मतलब है? क्या नहीं मिला आपको? मोजे कौन देगा? ममता भागकर पति को मोजे देती है। वो हर किसी का ख्याल रखती, लेकिन उसके घर में रोज का रोना लगा रहता। अरे माँ, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फीस के लिए डांटा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में फीस के पैसों के लिए मुझे कोई भी बात सुनाए। अरे पर बेटा, ये तो पापा करते हैं ना सारा ऑनलाइन, मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ, बना लो बच्चों के सामने मुझे बुरा। अरे करता तो मैं ही हूँ, माना, लेकिन मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि बच्चों की फीस जमा करनी है। अरे बताओगी तो तुम ही ना। ममता की अब ये आदत में शुमार हो चुका था। वो हमेशा हर बात के लिए खुद को ही दोषी मानती।
एक दिन वो पड़ोस की दोस्त से कहती है, समझ नहीं आता यार, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। बात तो सही भी है ना, अब पति बेचारा नौकरी करे, पैसे कमाए, या फिर ये देखे कि बच्चों की फीस का वक्त है। क्या करूँ यार। पता नहीं, मेरे पति तो सारा काम खुद ही करते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम थक जाती होगी, सारा दिन घर बाहर बच्चे। तो अच्छा, ऐसे भी पति होते हैं क्या? अरे क्या बात कर रही है, भाई साहब कभी तुझे किसी बात के लिए सुनाते नहीं? किसने कहा नहीं सुनाते? अरे ये पति चीज ही ऐसी होती है कि बिना पत्नी को सुनाए उन्हें चैन की नींद कहाँ आती है। तो तू भी परेशान रहती होगी कि कैसे, क्या, कब भूल गई। अरे वो तो मुझे बस इस बात के लिए ताना देते हैं कि मैं वक्त पर खाना क्यों नहीं खाती या पार्लर जाकर अपनी साज सज्जा क्यों नहीं करवाती। पड़ोसन बोल ही रही होती है कि ममता के बेटे की आवाज आती है। अरे माँ, क्या हो गया? लग नहीं रहा कि आज आप मुझे पानी भी देगी। अरे कब से खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे यार मैं चलती हूँ, बेटा खाने के लिए वेट कर रहा है, मैंने उसे खाना भी नहीं दिया। अरे 12वीं में पहुंच चुका है तुम्हारा बेटा, उसे बोलो खुद पानी लिया करे। मैंने तो अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। अरे यार, खुद की भी तो कोई लाइफ है। माना जब नहीं कर सकते थे तो किया, लेकिन अब इतने बड़े बच्चों की हर बात मानेंगे तो मुश्किल तो अपने को ही होगी। ममता को पड़ोसन की बात में दम तो लगता है, लेकिन करे क्या, आदत भी तो खुद ही ने डाली थी। ममता घर जाती है कि तभी बेटी आ जाती है। माँ, परसों मुझे एक शादी में जाना है, तेरी वो जो लाल वाली साड़ी है ना, उसे दे देना, मैं आज जाकर टेलर को दे दूंगी, वो उस साड़ी से सूट बना देगा। अरे नहीं नहीं तारा, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी और उस साड़ी से मेरी काफ़ी भावनाएं जुड़ी हैं, तुमको ना मैं दूसरी साड़ी दे दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज दे ही देना पक्का। तारा माँ की साड़ी से सूट बनवाकर पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो पार्टी से लौटती है, क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे जब वो साड़ी मांगी थी तो ये छल्ली सी साड़ी क्यों दे दी? मैं ही पागल थी जो इस साड़ी का सूट बनवा लिया मैंने। माँ, जानती भी हो कि कॉलेज में मेरी कितनी हंसी उड़ी। तभी वहां ममता का पति सुनील आ जाता है। अरे गवार औरत, जब बेटी साड़ी मांग रही थी तो दे देती ना। अरे पापा, इनके तो इमोशंस जुड़े थे उस साड़ी से। ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी की बेइज्जती हो गई, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुंदर लगे पूरे कॉलेज में। जी, वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं। रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है, ममता की बेटी और पति उस पर जोर जोर से हंसते हैं। अरे ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीत गया। अरे कैसे पता चलेगा माँ, हम लोगों के पीछे जो तू बैताल की तरह चिपकी रहती थी, तुझे कैसे वक्त का पता चलता। ममता को पहले सास ससुर, फिर पति और बच्चों की तरफ से इस तरीके की बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन, सुनो ना, बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है, कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था। अरे ममता, एक बार अपने पति से बात करो, वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे, तुमको दर्द है। हाँ, लेकिन वो यही बोलेंगे कि ऑफिस जाऊं या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। तो बेटे से ही बात कर ले। अरे वो तो मैं कर लूं, लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह कि उसे बताते मुझे शर्म आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना, ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी। अब तो सोच रही हूँ कि इनसे बात कर ही लूं, वरना दर्द के मारे कहीं मर ना जाऊं। लेकिन शाम को, ममता, क्या किया तुमने आज? खाने के डिब्बे में कैसा खाना दिया था? दाल खराब हो गई थी, कब की थी? दाल तो मैंने सुबह ही बनाई थी, खराब कैसे हो गई? अच्छा सुनिए ना, मुझे कहना है कि अरे गरम दाल बंद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। बेइज्जती हो गई सबके सामने मेरी। ऑफिस वालों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या बोलूं। कल से ठीक से खाना देना है तो देना, वरना खाना देना बंद कर देना, बाहर खा लूंगा मैं।
ममता जो पति से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पति को खाने में क्या दे। अगले दिन ममता थकी थकी सी हालत में, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो। रात भर सोकर थक गई है ना, इसीलिए तो खाना नहीं बना सकती। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ। बस मैडम को सोने का बोल दो, फिर देखो कैसे सोती रहती है। माँ फिर वही पराठा सब्जी। अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्ता खाना लेकर आते हैं, आप तो बस। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है। बेटा लाइट जलाता है। क्या माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए? वो बोल ही रहा होता है कि सामने माँ जमीन पर लेटी मिलती है। वो उसके पास जाता है। अरे माँ, क्या हो गया माँ? तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पैर के पास एक फोड़ा है, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो, लेकिन तुम्हारी माँ किसी को तंग करना नहीं चाहती थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अरे इनके ऑर्गन में दिक्कत है, कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है। अरे नहीं नहीं, इसके मन में कोई बात नहीं है, कोई काम है नहीं ना इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है। देखिए मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हाँ इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी, इसलिए उनकी ये हालत है। अगर आप समय से नहीं ले आते तो हो सकता था कि। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने अपनी ही परेशानी माँ के सामने रखी, लेकिन किसी ने माँ की दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था। ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बेडरूम में देखती है। वो उठने की कोशिश करती है कि माँ, अब आप नहीं उठेंगी, हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करें। एक गरीब किसान थे। माँ पिता खेत में काम करते तो पीछे से सपना गांव के बच्चों के साथ हॉकी खेलती। एक दिन शाम को, सारा दिन खेलती रहती है, ये नहीं कि छोटे भाई को संभाले। माँ पता है, मैंने आज हॉकी में पास के गांव के लड़कों की टीम को हरा दिया। अरे वाह वाह मेरी बेटी, शाबाश, ये ले कर रुपया, जा जाकर टॉफी खा ले। सपना खुशी से पिता के गले लग जाती है और बाहर चली जाती है। अरे तुम इसको बिगाड़ रहे हो, मैं ना इसकी शादी ही करा दूंगी। ऐसा कैसे शादी करा देगी? हाँ, अभी तो उम्र खेलने की है। माँ बड़बड़ करती वहां से निकल जाती है, लेकिन शाम को उन लोगों के घर कुछ लोग आते हैं। अरे राम सुखिया, जरा ये तो बतलाओ सपना के बारे में क्या सोचा है? अरे क्या सोचना है मास्टर जी, पढ़ रही है, जितना पढ़ सकती है पढ़े, फिर शादी करवा देंगे, कोई अच्छा सा गांव का ही लड़का देख लेंगे। अरे तुम तो उसके पिता हो, तुमको कुछ नहीं पता? माँ घबरा जाती है। अरे का मास्टर जी, का पता नहीं, का हो गया? हम तो इनसे पहले ही बोल रहे थे कि लड़की की जात है, संभाल लो। अरे भाभी जी, आप भी ना कभी अच्छा भी सोच लिया करो। अरे सपना क्या खेलती है हॉकी, बड़े से बड़े आदमी भी नहीं जीत पाते हैं उससे। कल गांव में एक टीम आ रही है, लड़कियों की हॉकी खेलने उसे भेज देना, वहां शायद कुछ बात बन जाए। अरे ना ना मास्टर जी, कोई खेल वेल नहीं करवाना हम लोगों को, वो भी शहर के लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना। शहर के लोगों को ना कोई भरोसा नहीं होता मास्टर जी। अरे कैसी बात कर रही हो सपना की माँ, बुरा आदमी तो हर जगह मिल जाएगा, उसके लिए शहर का और गांव का। हाँ हाँ मास्टर जी, हम लोग तैयार हैं, कल आ जाएगी सपना वक्त से। माँ के लाख मना करने पर भी पिता सपना को हॉकी टीम के लिए भेज देते हैं। शाम को सपना वापस आती है, लेकिन लटके मुंह से। और क्या हो गया, मार खाई हो का? कौन मारेगा, कौन मारेगा हमें? कोई मार वार खाकर नहीं आए। अरे फिर शकल पर 12 क्यों बजे हैं, बताओगी? देखो माँ, आप समझोगी नहीं, बताकर फायदा क्या है? अरे बिटिया रानी, हम तो समझेंगे ना, हमें ही बता दे। सपना पापा के गले लग जाती है। पापा, मैं ना सिलेक्ट हो गई हूँ भारत की हॉकी टीम में खेलने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है मेरे बच्चे। फिर मेरी गुड़िया काहे परेशान है?
पापा मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा आगे की प्रैक्टिस के लिए। माँ जो सारी बात सुन रही होती है जोर से चिल्लाती है, एक पैसा नहीं है मेरा पास, समझे? कुछ नहीं दूंगी। शादी के लिए लड़का फाइनल भी कर दिया है, कल्ले का बेटा, वो शादी कर लेगा तुमसे। सपना पिता की ओर देखती है। अरे देख सपना, खेलने दिल्ली जाना है तो सिर्फ इसी शर्त पे कि आकर कल्ले से बेटे से चुपचाप शादी कर लेगी, बोल। अरे ठीक है ना, कल्ले का बेटा तो बहुत ही समझदार है, सरकारी नौकरी है उसकी, मान गया वो तो सपना शादी कर लेगी। सपना भी धीरू जो कि कल्ले का बेटा था उसे जानती थी। वो मन ही मन सोचती है कि शादी तो वैसे भी होनी है, लेकिन माँ की ये शर्त मान गई तो जीवन जीने का एक मौका तो जरूर मिलेगा। हाँ, मुझे मंजूर है। तो कल मैं उन लोगों को बुला लूं? पिता और सपना दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब माँ ठीक है ना, बुलाने की क्या जरूरत है, वो लोग पसंद कर रहे हैं ना मुझे, वही ठीक है। बस आप तो मेरा दिल्ली का बैग पैक कर दो। सपना दिल्ली जाती है, दिल्ली टीम के लिए खेलने के लिए। सपना खूब अच्छा खेलती है और गोल्ड मेडल जीत कर आती है। जब वो गांव आती है तो उसका जोरदार स्वागत होता है। हर कोई सपना सपना चिल्ला रहा होता है। और सपना के पापा, तुम्हारी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया है। गांव की तरफ से तुम लोगों को गांव में पक्का मकान और सपना को परिषद में पक्की नौकरी देने के लिए हम तैयार हैं। अरे वाह वाह, पक्का मकान, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपना की नौकरी नहीं चाहिए हमें। हाँ, कैसी बात कर रही हो सपना की माँ? लड़की की नौकरी रहेगी तो अपने पैरों पर खड़ी रहेगी, किसी के आगे झुकने की जरूरत ना पड़ेगी। अरे चुप रहो, हम तो नौकरी ना करते हैं पर मजाल है कि किसी के आगे झुके हो। ना, हमारी बेटी नौकरी नहीं करेगी। पिता लाख समझाते हैं लेकिन माँ नहीं मानती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब सपना को अपने कहे अनुसार लड़के से शादी भी करनी पड़ती है। ससुराल में। ए बहू, तू रोज रोज सुबह कहाँ जाती है? घर का सारा काम निपटा कर कहाँ भागती है? माँ का घर तो पास ही है, वहीं निकल जाती है क्या? नहीं माँ जी, मैं हॉकी खेलने जाती हूँ, मुझे खेलना पसंद है। खेलना पसंद है? अरे कैसी बात कर रही है बहू, शादी के बाद तो कोई लड़की खेलती फैलती नहीं है, वो घर का काम काज देखती है। सपना कुछ नहीं कहती। वो एक रोज कमरे में अपनी अलमारी ठीक कर रही होती है कि तब सुनो, वो जो लटक रहा है ना, क्या बोलते हैं उसे? मेडल। सपना पति की बात सुनकर खुश हो जाती है, उनके पास जाती है। मैं सोच ही रही थी कि तुमने कभी पूछा क्यों नहीं। ये मेडल है, मैंने जीता है। पता है, हॉकी में बड़ा मैदान, बहुत से लोग, 2 टीम और फिर शुरू होता है जुनून। पता है, लगता है जैसे बस जिंदगी यही है, खेलते रहो, भागते रहो, दौड़ते रहो और लक्ष्य को पालो। सुनो ना, मैं ना भारतीय टीम के लिए खेलना चाहती हूँ। माँ, यहाँ तो आ जरा। सपना हैरान हो जाती है कि ये क्या हो गया, पति अचानक से माँ को क्यों बुला रहा है। हाँ बेटा, क्या हो गया, काहे गला फाड़ रहे हो? माँ, ये सपना क्या कह रही है? अरे बीवी तो बोलती ही रहती है बेटा, लेकिन क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया इसने? माँ ये बोल रही है कि इसको खेलना है भारतीय टीम के लिए। सपना डर जाती है। नहीं माँ जी, मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि वो मैं बोला था ना, शादी के बाद कोई खेलता नहीं, घर का काम काज देखता है, लेकिन फिर भी। नहीं माँ जी, ठीक है, मैं घर का काम देखूंगी, कल से मैं खेलने भी नहीं जाऊंगी, माफ कर दीजिए। सपना पति की तरफ देखती है जो माँ की तरफ देख रहा होता है। उसे गुस्सा तो आता है लेकिन करती भी तो क्या, सास के सामने कैसे पति की क्लास लगाती। अरे बेटा, अब क्यों घूरे जा रहे हो बहू को? माँ, अभी इस बात का फैसला करके जाना, वरना ये तो तेरे कमरे से जाने के बाद मुझे। अब चुप हो जाइए आप, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाइए। छोटी सी बात? बहू, ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लड़की दिल्ली के लिए गोल्ड मेडल ला सकती है, वो देश के लिए भी तो गोल्ड ला सकती है ना। हम लोगों को किसी चीज की कमी नहीं है बहू।
घर का काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन देश का नाम रोशन करने के लिए सपना चाहिए। जा बहू, तेरी ट्रेनिंग का सारा इंतजाम तेरे पति ने कर दिया है। जा खेल और देश का नाम रोशन कर। सपना की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है कि बेटियों को मायके के साथ अगर ससुराल में भी सहयोग मिले तो ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं